बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ये हम शुरू करेंगे जो पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल हैं उनके बारे में। पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल से मुराद ऐसे मेटल कार्बोनाइल हैं जिनमें दो से ज्यादा मेटल एटम मौजूद होते हैं। उसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5, 6, जितने भी। अगर दो से ज्यादा है तो इनको हम कहते हैं ये पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल। इसमें सिर्फ आपके सिलेबस में एक ही शामिल है। इसका फार्मूला होता है Fe3CO12। इसका नाम होता है ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनाइल। डोडेका मीन 12, यानी कि ऐसा मेटल कार्बोनाइल जिसमें 3 आयरन के एटम हैं और 12 जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप हैं। इनको हम कहते हैं ये जो है ये ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनाइल है। इसका फार्मूला है Fe3CO12। इसकी जो प्रेपरेशन है, इसके दो ही मेथड हैं। नंबर 1 जो है वो है बाई हीटिंग ए टोलुइन सॉल्यूशन ऑफ Fe2CO9। क्योंकि आपके पास अगर डाई आयरन एनी कार्बोनाइल का सॉल्यूशन मौजूद है कॉम्प्लेक्स, तो इसको आपने टोलुइन में डिसॉल्व करना है और इसके बाद इसको आपने स्टरिंग करनी है और हीट करना है 70 डिग्री पे। स्टरिंग मीन इसमें वो मैग्नेटिक फ्लावर डाल देते हैं, इसको स्टर करते हैं, तो साथ ही हीटिंग करते हैं। तो इसके 3 मॉलिक्यूल जो है ना ये मिलते हैं, तो ये Fe3CO12 बनता है। साथ ही FeCO5 के भी 3 मॉलिक्यूल जो है ना वो बनते हैं। तो Fe3CO12 को हम जो है ना ये सेपरेट कर लेते हैं। ये एक मेथड है। दूसरा जो मेथड है वो है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ FeCO4H2 विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये हम शुरू करेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर हमारा यही है जिसमें हम मेटल कार्बोनाइल के जो डेरिवेटिव है ना उनके बारे में पढ़ेंगे। उनमें आप देखेंगे कि इनके 3 किस्म के डेरिवेटिव होते हैं। एक को हम कहते हैं ये मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड होते हैं, दूसरे मेटल कार्बोनाइल आयोडाइड होते हैं और तीसरे जो होते हैं ये मेटल कार्बोनिलेट एनायन होते हैं। तो ये मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड यानी कि जिसमें ये आयरन का जो कार्बोनाइल हाइड्राइड है ना, इसका फार्मूला होता है FeCO4H2। इसका नाम होता है आयरन टेट्रा कार्बोनाइल हाइड्राइड। तो इसकी हमने ऑक्सीडेशन करनी है। ऑक्सीडेशन मीन कि इसमें से हमने हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो उसके 2 तरीके हैं। हम कोई भी इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे। एक तो ये होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं। ये भी आपको पता है कि ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ना ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है जो इस हाइड्रोजन को निकाल लेती है, हाइड्रोजन से मिलकर वाटर बना देती है। तो इसके 3 मॉलिक्यूल जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपनी नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा तो खुद ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 ऑक्सीजन एटम ये 6 हाइड्रोजन से मिलकर 3 वाटर मॉलिक्यूल ये बनाएंगे और 3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जो है ना मॉलिक्यूल ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, साथ ही Fe3CO12 जो है ये बनेंगे। दूसरा जो है इसका मेथड वो यही है कि आप अगेन FeCO4H2 लें, यानी कि आयरन टेट्रा कार्बोनाइल हाइड्राइड लेते हैं। इसमें आप मैंगनीज डाइऑक्साइड डालते हैं और साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। और आपको पता है मैंगनीज डाइऑक्साइड के ऊपर जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं ना तो ये भी नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है ना ये हाइड्रोजन से मिलके ये वाटर बना देगी और ये ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनाइल बनेगा। प्लस ये मैंगनीज सल्फेट के ये 3 मॉलिक्यूल जो है ना ये बन जाएंगे। तो यहाँ पे ना सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी 3 मॉलिक्यूल आएंगे
और मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ भी 3 मॉलिक्यूल आए हैं। तो ये इसकी प्रेपरेशन के 2 मेथड हैं, एक फ्रॉम Fe2CO9 और दूसरा है आप आयरन टेट्राकार्बोनाइल हाइड्राइड की ऑक्सीडेशन करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ या मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ, तब भी हमें Fe3CO12 मिले। इसके बाद आ जाती हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट एग्जिस्ट एज ग्रीन मोनोक्लिनिक क्रिस्टल, कि ये जो Fe3CO12 होता है इसकी डार्क ग्रीन कलर की क्रिस्टल बनती है और ये क्रिस्टल मोनोक्लिनिक होती है। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल आपने पढ़ा था कि ये वो क्रिस्टल होती हैं जिसमें फेस ए, बी और सी तीनों फेस की लेंथ डिफरेंट होती है, लेकिन जिसमें तीनों जो एंगल हैं अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों 90 के होते हैं। इसे हम कहते हैं ये मोनोक्लिनिक क्रिस्टल होती हैं। तो इसके हमें मोनोक्लिनिक क्रिस्टल मिलती हैं जो कि ग्रीन कलर की होती हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट 165 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये पानी में इनसॉल्युबल है लेकिन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये जो प्रॉपर्टी ना ये तमाम मेटल कार्बोनाइल के, ये तमाम मेटल कार्बोनाइल जो ना ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये अक्सर सॉल्युबल होते हैं। और मैंने बताया था कि इसमें THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ये वो सॉल्वेंट है जिसके अंदर तकरीबन तमाम जो है ना ये मेटल कार्बोनाइल सॉल्युबल होते हैं। चौथी इसकी प्रॉपर्टी है कि ये वोलेटाइल इन स्टीम, कि अगर आप इसको स्टीम के साथ हीट करते हैं ना तो ये डायरेक्ट सॉलिड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 5 ये है कि इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि ये डायमैग्नेटिक इन नेचर है कि इसके अंदर तमाम इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर्ड फॉर्म में। इसके बाद इसकी आ जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली जो है वो है इफेक्ट ऑफ हीट, कि अगर आप इसको 140 डिग्री पे हीट करते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयरन मेटल में और कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ये डिकम्पोज हो जाता है Fe3CO12। अगर आप इसको 140 डिग्री पे हीट करते हैं तो ये आयरन में और कार्बन मोनोऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। इसी तरह से इसकी जो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद सोडियम मेटल, कि सोडियम मेटल जो है मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया कि जब आप इसको हम लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करते हैं ना तो ये एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें सोडियम आयन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन को अमोनिया के मॉलिक्यूल ने घेरे में लिया होता है और ये जो सॉल्यूशन बनता है ये एक रिड्यूसिंग सॉल्यूशन होता है। तो जब आप इस सॉल्यूशन के अंदर जिसमें आपने लिक्विड अमोनिया के अंदर सोडियम मेटल डाली है Fe3CO12 ऐड करेंगे तो सोडियम मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए थे वो आयरन ले लेते हैं, कि एक आयरन जो होता है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि इसके ऊपर -2 आ जाएगा। तो 3 आयरन है तो इसका मतलब इन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो 6 सोडियम एटम जो है ना ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये बन जाता है Na2FeCO4। अब आपको पता है Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो 2 सोडियम के ऊपर +2 हो जाएगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर -2 चार्ज है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल लिगेंड है। इस आयरन के ऊपर जो चार्ज है वो -2, तो जिसकी वजह से यहाँ पे -2 आ जाएगा तो ये +2 को जो है ना वो बैलेंस करेगा तो ये उसका सोडियम साल्ट बन जाएगा। तो इसके 3 मॉलिक्यूल जो है ना वो बनेंगे। नंबर 2 जो है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, के सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि कुछ लिगेंड की जगह पर कोई नए लिगेंड अगर आ जाते हैं तो इनको हम कहते हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, या इनको हम कहते हैं ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, या इनको हम कहते हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो अगर आप इसमें पिरिडीन ऐड करते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है, और पिरिडीन आपको पता है ये बेंजीन की तरह ही होती है, सिर्फ इसमें एक कार्बन की जगह एक नाइट्रोजन होता है और उस पर लोन पेयर होता है जो वो किसी भी मेटल एटम को डोनेट कर सकता है। तो जस्ट आप रूम टेम्परेचर पर पिरिडीन इसमें ऐड करेंगे और उसको स्टर करेंगे, हीट यानी कि इसके स्टरिंग करेंगे, तो इसके 3 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो है ना वो रिप्लेस हो जाएंगे 3 पिरिडीन के मॉलिक्यूल के साथ। तो ये आ जाएगा Fe3CO9 पिरिडीन 3। इसका नाम आएगा ट्राई आयरन एनी कार्बोनाइल ट्रेस पिरिडीन, और साथ ही ये FeCO5 के 3 मॉलिक्यूल जो है ना ये आपको मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनाइल में मिथाइल अल्कोहल ऐड करेंगे, रूम टेम्परेचर पर इसकी स्टरिंग करेंगे, तो उसी तरह से 3 कार्बोनाइल जो है ना वो निकलेंगे, उनकी जगह पर 3 मिथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा ट्राई आयरन एनी कार्बोनाइल ट्रेस मिथाइल अल्कोहल, और उसी तरह से 3 मॉलिक्यूल जो है ना ये आयरन पेंटा कार्बोनाइल के मिलेंगे। नंबर 4 जो है वो है रिएक्शन विद नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड को मैंने बताया था कि हम नाइट्रोसाइल भी कहते हैं, ये भी एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। तो अगर ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनाइल को अगर हम एक ट्यूब के अंदर ग्लास ट्यूब में बंद करें, उसमें से हम नाइट्रिक ऑक्साइड गैस पास करें रूम टेम्परेचर पर ही जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमें जो है ना ये तीनों आयरन के दरमियान जो ना जो मेटल मेटल डेल्टा बॉन्ड है वो ब्रेकअप होता है, तो 3 इंडिपेंडेंट यूनिट बन जाते हैं। इसमें एक आयरन के साथ 2 कार्बोनाइल और 2 नाइट्रोसाइल अटैच होते हैं। तो ये इस तरह से हमें ये 3 मॉलिक्यूल ये मिलते हैं, ये 3 है जो मिटा हुआ, तो ये आ जाएगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ, इसका नाम हो जाएगा आयरन डाई कार्बोनाइल डाई नाइट्रोसाइल। इसके हमें 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे और साथ हमें 6 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे। नंबर 5 जो है वो है रिएक्शन विद एथिलीन डायमीन। कि एथिलीन डायमीन को जो है ना आपको पता है ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये वाटर में सॉल्युबल होता है। तो अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करके इसके अंदर ऐड करते हैं ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनाइल में, तो ये हमें एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिलता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इस तरह से होता है कि ये कैटायनिक पार्ट है जो पहला कॉम्प्लेक्स है, इस पर +2 चार्ज होता है, और जो ये सेकंड पार्ट है इस पे -2 चार्ज होता है। और चूंकि इसमें एक ही आयरन है उसके साथ 3 मॉलिक्यूल जो है ना ये एथिलीन डायमीन के लगे हुए हैं, और इस आयरन के ऊपर +2 चार्ज होता है। क्योंकि एथिलीन डायमीन का मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। अब इस O कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल -2 चार्ज है। अब इसमें 3 आयरन है। अब 3 आयरन में से 2 आयरन ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। सिर्फ एक आयरन एटम ऐसा होता है जिस पर -2 चार्ज होता है, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन ये एटम आयरन का लूज करता है वो एक आयरन जो है ना वो ले लेता है, तो इस पर -2 चार्ज आ जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड चूंकि न्यूट्रल है, इसके 11 मॉलिक्यूल है, ये इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं, तो एक आयरन पर -2 है, 2 आयरन न्यूट्रल है, तो जिसकी वजह से ये -2 इसके ऊपर चार्ज है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स साल्ट बनता है एथिलीन डायमीन के साथ। तो ये इसके केमिकल रिएक्शन है 5। इसके बाद आ जाता है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा जो है ना ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। इसके बावजूद भी अगर समझ ना आए तो इंशाल्लाह जो ही अब यूनिवर्सिटी मेरा हाल जल्दी खुल जाएगी 1-2 हफ्तों के अंदर, तो जब आप आएंगे तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको ना ये बोर्ड के ऊपर भी समझा दूंगा। अगर आप 1-2 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो ये बड़ा इजीली जो है ना ये समझ आ जाती है। ये है ट्राई आयरन डोडेका कार्बन Fe3CO12। इसका मतलब है इसमें 3 आयरन एटम है। अब
आयरन का एटॉमिक नंबर जो होता है ये 26 होता है। 26 का मतलब होता है कि इसके 3d में ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s में ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3d में 6 में 2 पेयर होते हैं, ये 4 अनपेयर्ड होते हैं। 4s में 2 और 4p जो होता है ना ये वेकेंट होता है। अब इनके टोटल इलेक्ट्रॉन इसके 8 हुए, 6 3d में और 2 4s में। अब इनमें क्या होता है कि जो 2 आयरन के एटम है ना उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट एक तरह की होती है। 3CO12 में टोटल जो है वो 3 आयरन के एटम है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब है टोटल इनके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब जो 3 आयरन के एटम है ना इनमें 2 आयरन के एटम ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट एक जैसी होगी और जो तीसरा एटम है ना उसमें आयरन का उसमें थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब इसको समझने के लिए ना पहले आप इसका वो स्ट्रक्चर देखें जो हमें एक्सरे से मिलता है। अब इसमें एक्सरे से या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से जो स्ट्रक्चर मिलता है ना वो ये होता है कि ये 3 आयरन एटम है। इसको मैंने लेबल कर दिया, ये ए है, ये वाला आयरन बी है और ये वाला सी है। इनके ये 3 आयरन के एटम है। अब जो बी और सी है ना इनके दरमियान ये 2 ब्रिजिंग कार्बोनाइल हैं ये वाले, और जो बी और सी हैं इनके साथ 2 कार्बोनाइल हैं जो टर्मिनल ए वाले हैं और एक टर्मिनल ये बी वाला है। इसके साथ ये वाला सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला डी पाई पी पाई बॉन्ड है। ये बी है और ये आयरन सी के साथ भी इसी तरह है कि ये 2 कार्बोनाइल हैं स्ट्रक्चर ए वाले और एक जो है ये स्ट्रक्चर बी वाला है। इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला जो डॉटेड लाइन वाला है ना ये डी पाई पी पाई बॉन्ड है। इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। जो टर्मिनल ए वाले होते हैं उनमें कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो आयरन एटम ए है ना ये किसी भी दूसरे आयरन के साथ जो है ना ये नहीं बनाता, ब्रिजिंग नहीं बनाता। इसका मतलब है इसके साथ 4 कार्बोनाइल हैं, चारों टर्मिनल हैं। 2 ऐसे हैं जो स्ट्रक्चर ए वाले हैं ये जिनमें कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड, और 2 ऐसे हैं जिनमें जो है ना ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और ये टर्मिनल बी है। इनमें ये मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड है और डॉटेड लाइन वाला ये डबल बॉन्ड है, ये डी पाई पी पाई। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसको समझने के लिए हमने देखना यह है कि जो 3 आयरन एटम है ए बी और सी, इनमें बी और सी जो है इनका चूंकि कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होगा क्योंकि इन दोनों के दरमियान ब्रीदिंग भी हो रही है और दोनों के अंदर 2-2 जो कार्बोनाइल है वो स्ट्रक्चर ए वाले हैं और एक कार्बोनाइल जो है ना वो स्ट्रक्चर बी वाला है। तो लिहाजा बी और सी के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होगा, जबकि ए में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें कोई ब्रिजिंग कार्बोनाइल नहीं होता। तो अगर आप देखें, अब ये ऊपर देखें कि ये आयरन ए है, ये वाला जो नहीं, ये वाला आयरन। अब इसके साथ क्योंकि ब्रीदिंग कोई नहीं है तो इसमें टोटल ये जो 6 इलेक्ट्रॉन थे ना ये पेयर अप हो जाते हैं, ये 2 ये 2 ये और 2 ये, तो 6 ये आ जाएंगे। बाकी 2 ये 4s वाले हैं ना ये इन दोनों के अंदर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं क्योंकि ये 2 डी खाली हो जाते हैं, एक s और ये 3 p होते हैं और s में एक रह जाता है और एक p में चला जाता है क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन होती है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो D2sp3 ये आयरन ए वाला है। तो ये जो आयरन बी है और आयरन सी है इन दोनों में एक जैसी होगी। इसमें जो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे ना तो 4 जो है ना ये पेयर अप हो जाते हैं। ये देखें बी में ये 4 जो है ये पेयर अप हो गए। बाकी जो 4 है ना वो एक इसको खाली छोड़ देते हैं, ये वाले इसको खाली छोड़ देते हैं और 1 2 3 और 4 ये एरो वाले ये इसमें आ जाते हैं और ये पी के 2 खाली,
यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, ये वाला डी खाली हो जाता है। इन 2 डी ऑर्बिटल में ये एक इलेक्ट्रॉन है, एस में भी एक है, पी में भी एक है, और ये दोनों पी खाली। इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो D3sp3 होती है, D3sp3। और जब ये हाइब्रिडाइजेशन होती है तो मैंने बताया था कि ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे ऑर्बिटल जो है ना एक एनर्जी करते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से जो आयरन सी है इसमें भी ऐसे होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन ये पेयर अप हो गए, ये वाला डी खाली होता है, और ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें आ गए। मैंने बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनको हम किसी चारों में शो कर सकते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में भी जा सकते हैं, क्योंकि तमाम ऑर्बिटल एक एनर्जी के। तो वो मैंने जो टर्मिनल ए वाले हैं और जो बी वाले हैं उनको सेपरेट करने के लिए मैंने इन ऑर्बिटल में ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डाल दिया है। ये डी खाली रखा है, ये डी खाली है, इसमें एक डी में एक इलेक्ट्रॉन है, इस पी में एक है, एस में एक है, ये पी में एक है, और ये 2 पी खाली। तो इसके अंदर भी D3sp3 होगी, इसमें भी D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि इसके अंदर D2sp3। पहली बात तो यह है कि टोटल जो है ना ये 12 कार्बोनाइल है। 12 का मतलब है कि इसमें जो 2 कार्बोनाइल है ना वो ब्रिजिंग है, ये हमें IR से पता चलता है और एक्सरे से भी पता चलता है कि 2 इसमें ब्रिजिंग कार्बोनाइल है और 10 जो है वो टर्मिनल है। अब 10 टर्मिनल में से हमने देखना है कि उनमें स्ट्रक्चर ए वाले कितने और बी वाले कितने। तो ये देखा गया कि जो स्ट्रक्चर ए वाले टर्मिनल है वो 6 हैं, जो हर आयरन के साथ 2-2 अटैच है, और जो टर्मिनल बी वाले हैं वो 4 हैं, और टर्मिनल बी वाले जो है ना वो आयरन ए के साथ 2 हैं, बाकियों के साथ ये 1 है। और जो ब्रिजिंग कार्बोनाइल है वो बी और सी के साथ अटैच है। और फिर ये है कि ये तीनों जो आयरन एटम है वो डेल्टा डेल्टा बॉन्ड के थ्रू जो है ना ये आपस में अटैच होते हैं। इसका मतलब है इसमें 3 जो है वो आयरन आयरन डेल्टा बॉन्ड भी बनते हैं। तो अब ये इसमें D2sp3 थी, इनमें D3sp3, इसमें भी D3sp3। तो अब ये 2 टर्मिनल कार्बोनाइल स्ट्रक्चर ए वाले, क्योंकि ये खाली ऑर्बिटल थे, 2 टर्मिनल ए वाले आयरन ए के साथ हैं, ये 2 टर्मिनल आयरन बी के साथ हैं, ये 2 टर्मिनल आयरन सी के साथ हैं। यानी कि ये आयरन ए है, बी और सी है, इसके साथ ये 2 टर्मिनल ये वाले 2 हैं, इसके साथ ये टर्मिनल 2 ये वाले हैं, और इसके साथ जो है ना ये टर्मिनल 2 ये वाले, ये इनके साथ ये टर्मिनल। अब इनके दरमियान ये 3 मेटल मेटल डेल्टा बॉन्ड भी हैं। एक ये है, ये जो ग्रीन लाइन है डॉटेड लाइन, एक ये है और एक ये, यानी कि ए और बी के दरमियान है, बी और सी के दरमियान, और सी और ए के दरमियान एक एक मेटल मेटल डेल्टा बॉन्ड है, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनते हैं। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ए का और ये एक इलेक्ट्रॉन बी का, ये एक जो है ये मेटल मेटल डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह से ये आयरन ए और ये आयरन बी का एक इलेक्ट्रॉन सी का, ये आपस में ये एक मेटल मेटल डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे ये वाला, और एक जो है ना ये बी और सी वाला ये अपना एक जो है ये मेटल मेटल डेल्टा बॉन्ड है। तो इस तरीके से इनके दरमियान जो है ये 3 मेटल मेटल डेल्टा बॉन्ड बने हैं, ए और बी के दरमियान, बी और सी के दरमियान, सी और ए के दरमियान, और इनकी बॉन्ड लेंथ तकरीबन सबकी जो है ना वो होती है 2.8 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, या 2.80 एंगस्ट्रॉम, या पिकोमीटर में ले जाएंगे तो 280 पिकोमीटर। तो ये इनके दरमियान जो है ना ये 3 मेटल मेटल डेल्टा बॉन्ड थे, और फिर आपने देखा था कि 6 इसमें टर्मिनल कार्बोनाइल हैं जो स्ट्रक्चर ए वाले हैं। हर टर्मिनल यानी कि 2 टर्मिनल कार्बोनाइल एक एक आयरन से अटैच। अब इसके बाद जो है ना ये हम ब्रिजिंग पे देखते हैं, ये वाला ब्रिजिंग जो है आप देख रहे हैं कि ये बी और सी के दरमियान बात है। तो ये बी और सी के दरमियान ये देखें
एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये ब्रिजिंग कार्बोनाइल एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला इसके साथ शेयर करेगा और एक इसके साथ शेयर करेगा, तो ये दोनों के दरमियान ब्रिज बनाएगा। इस तरह ये दूसरा ब्रिजिंग कार्बोनाइल है, वो एक इलेक्ट्रॉन इस आयरन बी को शेयर करेगा और एक ये सी के साथ करेगा, तो ये दोनों के दरमियान ये जो ब्रिजिंग कार्बोनाइल है, ये दोनों के ये ब्रिजिंग कार्बोनाइल। और इसी तरह जो दो टर्मिनल कार्बोनाइल बाकी रह गए स्ट्रक्चर बी वाले, वो बल्कि चार रह गए, दो जो है वो आयरन ए के साथ है, इसको ये देखेंगे, इसको पेयर दे रहे हैं, एक इसको पेयर दे रहा है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, और ये इसके साथ बैक डोनेशन हो रही है, जिसकी वजह से ये D5P5 बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि इसमें मेटल का जो फील्ड डी ऑर्बिटल है और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल होता है ना, ये ओवरलैप करते हैं, पैरेलल ओवरलैप करते हैं, तो ये D5P5 बॉन्ड बना, तो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये 5, तो ये D5P5 बॉन्ड है। तो दो टर्मिनल बी वाले जो है वो आयरन ए के साथ है, एक जो है ये टर्मिनल बी वाला ये आयरन बी को पेयर दे रहा है और ये इसके साथ ये D5P5। इसी तरह से आयरन सी के साथ जो तीसरा टर्मिनल कार्बोनाइल है, इसको पेयर दे रहा है और इसके साथ ये बैक बॉन्डिंग करके तो ये D5P5 बॉन्ड बना। तो ये इसका ये स्ट्रक्चर है ट्राई आयरन डोडेकाहेड्रल। अब बेटे इसमें देखें, अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ लें। तो अभी आज इतना ही करते हैं और आपकी एक क्लास और हम कर लेते हैं इस थर्सडे को 11 बजे होगी, ठीक है। उसमें ताकि आपका सिलेबस भी काफ़ी है तो इसको मैक्सिमम कर लें, क्योंकि तो इसमें भी हमें 40 मिनट ही मिलते हैं, 40 में भी आधा घंटा मिलता है क्लास का। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको समझ, आप इसको बार बार लिखें, समझ आ जाएगा। अगर नहीं भी आता तो जो रात को दोबारा क्लास है उसमें पूछें, और जब आप यहाँ पे आएंगे तो इंशाल्लाह मैं इसको बोर्ड के ऊपर दोबारा करके समझा दूंगा।